एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो तेजस की तरफ से आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि तेजस का एक ऐसा एक्सपोर्ट वर्जन तैयार किया जाना है, तैयार करने पे काम हो रहा है। एचएएल का ये अपनी प्लानिंग है जिसमें कि इस जो वर्जन को है वो एक्सपोर्ट के लिए सामने रखा जाएगा और इसमें इसके रडार में चेंजेस, इसमें लगने वाले हथियार, काफी चीजों में चेंजेस करवाया जा सकता है अगर कस्टमर चाहे तो। और यदि कस्टमर चाहता है कि इसको सस्ता एयरक्राफ्ट बनाना है या उसका किसी दूसरे देश के साथ कोलैबोरेशन है तो वो उस देश के हिसाब से इसमें हथियार लगा सकता है, इसमें एवियोनिक्स लगा सकता है, अलग अलग चीजें इसमें अपने मुताबिक लगवा सकता है। तो इस प्रकार के मॉडल पे काम किया जा रहा था, इस प्रकार के वेरिएंट पे काम किया जा रहा था। अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2023 तक यह मॉडल तैयार हो जाएगा, इस पर पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्या क्या चीज एक्सपोर्ट के लिए रखनी है, इन सारी चीजों पर बात हो जाएगी। यह माना जा रहा है कि इसमें जो रडार है उसमें 3 ऑप्शन रखे जा रहे हैं। तेजस के लिए जो पहला रडार इस्तेमाल किया जाता था, जो अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी रखा जाएगा। तेजस के लिए जो एसा रडार इजराइल से आ रहा है उसको भी सामने रखा जाएगा और हमारे यहाँ जो उत्तम एसा रडार डेवलप हुआ है वह भी एक्सपोर्ट के लिए सामने रखा जाएगा। तो 3 वेरिएंट में रडार के ये आ सकता है। इसके अलावा यदि कस्टमर चाहे तो कोई और रडार भी इसमें लगा सकता है। इसके अलावा इसके हथियारों की बात की जाए तो अस्त्र को सामने रखा जा सकता है, इसमें अस्त्र मिसाइल लगा के दी जा सकती है, लेजर गाइडेड बम लगाया जा सकता है और शॉ बम को भी इसमें लगाया जा सकता है। बहरहाल तेजस को लेके एचएएल के ख्वाब बड़े लंबे लंबे हैं, पर अभी एचएएल को भारत की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तेजस के लगभग 83 और एयरक्राफ्ट जो नए ऑर्डर के तहत बनाए जाएंगे उसको पूरा करना है, तब जाके एक्सपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। तेजस को लेके एचएएल की बुक पूरी फुल है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्सपोर्ट की आवश्यकता है भारत या एचएएल को। यह कहा जा रहा है कि इसका जो प्राइस है वो तेजस MK1A से ज्यादा होने वाला है, पर जो भारत का अभी तेजस MK1 बनाया जा रहा है उससे कम होगा, यानी कि तेजस MK1 का दाम ज्यादा है तेजस MK1A से। तो $50 मिलियन का कुछ कहा जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट एक पड़ने वाला है 2023 के समय में। वही बात करें चाइना के बेडू की, आपको पता है कि जिस प्रकार से अमेरिका के पास ग्लोबल पोजिशनिंग नेटवर्क है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से चाइना का भी एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है जिसको कि बैडू वो लोग कहते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है वो रशिया के पास है जिसको ग्लोनास कहते हैं, और जो यूरोपियन यूनियन के पास है उसको वो गैलीलियो कहते हैं। तो चाइना का जो ये बैडू सिस्टम है वो अभी तक फुल्ली ऑपरेटेड नहीं हुआ था क्योंकि इसमें 55 सैटेलाइटों का इस्तेमाल करना है। अब जो 55वीं सैटेलाइट है वो उनकी अगले महीने लॉन्च होने वाली है, मई में लॉन्च होने वाली है। तो इसके बाद उनका यह सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। आपको पता होगा कि पाकिस्तान उनका सबसे पहला ग्राहक है इस बैडू सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला। यह कहा जाता है कि 2014 में कराची में सबसे पहला नेटवर्क बैडू का लगाया गया था जो कि पाकिस्तान के कराची को कवर करने वाला था। और 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान चाइना के इस बैडू का पहला कस्टमर बन गया, यानी कि पाकिस्तान में इस बैडू का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए होने लगा है। हालांकि यह जो इस्तेमाल है वो मिलिट्री चीजों के लिए तक ही सीमित है, मिलिट्री के लिए ही पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करती है। आम जनता अभी भी जीपीएस का ही इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान का यह मानना है कि बुरे वक्त में, फंसने वाले वक्त में यूएस का जीपीएस धोखा दे सकता है। यूएस ऐसा कह सकता है कि वो पाकिस्तान को कोई भी डेटा नहीं देगा, इसलिए चाइना पे वो आधारित हैं, चाइना पे वो निर्भर हैं और अब चाइना से ही वो इस प्रकार की पोजिशनिंग का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो चाइना जैसे ही बैडू का ग्लोबल वाला वर्जन लॉन्च करेगा जिसको ग्लोबली इस्तेमाल किया जा सकता है तो इससे पाकिस्तान को ज्यादा एक्यूरेसी प्राप्त होने लगेगी। आपको पता है कि पाकिस्तान उनके एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल करता है, उन्हीं की सबमरीन्स भी इस्तेमाल करता है, उन्हीं की दी हुई टेक्नोलॉजी से मिसाइल्स बनाता है। इसलिए पाकिस्तान को यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो चाइना के बैडू का ही रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल करे। और भारत के लिए ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की एक्यूरेसी कितनी बढ़ रही है। हम जानते हैं कि हमारे पास अपना नाविक सिस्टम है जो अपना खुद का बनाया हुआ हमारा है, पर वो भारत और पड़ोसी देशों में लगभग 1500 किलोमीटर तक कवरिंग करता है। तो भारत का सिस्टम तो अच्छा है ही, ये हमने जाना है, बहुत पहले ही जाना हुआ है। अब जो पाकिस्तान के पास आने वाला सिस्टम है बैडू, वो भी बहुत एक्यूरेट होने वाला है। वह एक ऐसी खुशखबरी है जो कि
उन लोगों को पचने वाली नहीं है जो कश्मीर के 370 धारा हटने के बाद परेशान हो गए थे। यानी कि पाकिस्तान परस्त लोग और पाकिस्तानी लोग 370 हटने के बाद यह ऐसा पहला मौका आया है जो कि खुशी मनाने वाला है। आप जानते हैं कि कश्मीर में जो पहले नियम था, वहां की कोई नागरिकता नहीं ले सकता था। यदि वहां की लड़की कहीं बाहर शादी कर ले तो उसकी नागरिकता भी छिन जाती थी। अब वहां का नया डोमिसाइल कानून आ गया है, नया नागरिकता कानून आ गया है और इसके द्वारा बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि फिर से इस प्रकार का कानून आएगा कि मोनोपोली रहेगी कश्मीर के लोगों की, पर यहां पर अब कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोरोना के हो हल्ले में इस चीज पर ज्यादा आपको न्यूज देखने को नहीं मिलेगी और इस पे ज्यादा डिस्कशन भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर से देश में वही मारकाट के सिनारियो बनते और लोग परेशान होते, लोग ऐसी न्यूज़ें देखते जो देखना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उसको टीवी पे दिखाना पड़ता क्योंकि टीआरपी उसी से आती। तो ये जो कानून है उसमें यह अब निकल कर आया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 15 साल जम्मू कश्मीर में रहेगा काम करने के लिए या किसी भी कारणों से 15 साल रह रहा होगा, उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट है वो 7 साल रह गया है और या तो वो 10 की परीक्षा या 12 की परीक्षा जम्मू कश्मीर से दे चुका है तो उसको भी उसकी नागरिकता, जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पीएसयूज के एम्प्लॉय हैं या ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो वो यदि 10 साल अपनी सेवाएं वहां पर देते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी और उनके यदि बच्चे हैं तो उनको भी ये नागरिकता मिलेगी यदि उनके पेरेंट्स इस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की नागरिकता रखते हैं पर उनके बच्चे बाहर चले गए हैं, व्यापार करने चले गए हैं, देश के किसी और कोने में चले गए, तो उनकी नागरिकता भी बची रहेगी। और यह जो डोमिसाइल कानून है इसलिए लगाया गया है कि वहां पर जो जॉब्स निकलने वाली हैं लोअर पोजीशन में, जो क्लास 3 की जॉब निकलने वाली, ग्रुप डी की जॉब निकलने वाली है, उसमें उन्हीं लोगों को भरने के लिए फॉर्म अलाउ किया जाएगा जो कि वहां के नागरिक हैं। तो अब यहां पर अभी के समय में है जो एक्चुअल कश्मीरी नागरिक हैं जो वहां पर रह चुके हैं उनको इस नौकरी में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और यह फायदा हमेशा से उनको मिलता आया है, पर ऐसे लोग उसमें छूट जाते थे जो कि नागरिक नहीं होते थे जम्मू कश्मीर के मुताबिक, पर नए कानून के तहत वो नागरिक अब बन जाएंगे और अब उनको भी जॉब वहां पर मिल पाएगी। तो ये बहुत खास बात हुई है, जम्मू कश्मीर को एकदम पूरी तरह से देश में मिलाने वाली बात हो गई है। अब ऐसा व्यक्ति जो कि 10-15 साल वहां रह चुका हो अब वो वहां की नौकरी भी भर पाएगा, उसके बच्चे भी वहां की नौकरी भर पाएंगे और उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल पाएगी जो कि यूनियन टेरिटरी की नागरिकता कानून जैसा ही है। अब यहां पर बेचारे पाकिस्तान वाले रोते रहेंगे कि कश्मीर को ऐसे कर दिया, कश्मीर को वैसे कर दिया, डेमोग्राफिक चेंज कर दी, परेशान होते रहेंगे। तो होते रहो, पहले कोरोना से परेशान हो तुम, फिर उसके बाद कश्मीर पे आना। अब शाह महमूद कुरैशी 10 लोगों को फोन मिलाते रहेंगे जो कि उनको काम दिया ही गया है कि कश्मीर का मामला उठाते रहे और उठाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैटर धीरे धीरे कश्मीर का अब सॉल्व होने वाला है। अब बात करनी है तो केवल पीओके की करनी है। वहीं बात करें कोरोना से लड़ने की, जो भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। मेडिकल में जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी जो जानकारी है वो भारत के पास बहुत ज्यादा नहीं है। इन चाइनीज वायरस से ग्रसित मरीजों को किस प्रकार से दूर रह के मॉनिटर करना है, डिजिटली कैसे मॉनिटर करना है और कैसे पता करना है कि किन लोगों को चाइना वायरस लग सकता है, कौन इसको फैला सकते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए अब इजराइल से संपर्क किया जा रहा है। आपको पता है कि भारत और इजराइल के बीच में R&D का जो बजट है वो लगभग $40 मिलियन का है और इस बजट का इस्तेमाल इजराइल से ऐसी टेक्नोलॉजी लेने में किया जाने वाला है। कुछ 30 अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी को लिस्टिंग की गई है और उसको माना गया है कि चाइना वायरस से लड़ने के लिए वो इजराइल से भारत लेगा। इसमें NSO करके एक स्पाईवेयर निकला था जो कई दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि इजराइल ने कई देशों के ऐसे व्यक्तियों के फोन में डाल दिया था जो कि उनके पूरे फोन से डेटा चुरा लिया था और इस जो चोरी वाला डेटा था इसको कंपाइल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था वही सॉफ्टवेयर अब भारत के द्वारा लिया जाएगा इजराइल से, क्योंकि इजराइल में एक खबर निकल कर आई थी कि इस प्रकार के डेटा का इस्तेमाल चाइनीज वायरस को ट्रैक करने में किया जा सकता है। भारत भी कुछ 30 अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी इजराइल से लेने जा रहा है
अब इससे एक फायदा होगा कि हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे, उसमें जो डेटा है उसको फीड करने के बाद ये मॉनिटरिंग कर पाएंगे और इस चीज पर नजर रख पाएंगे कि कौन व्यक्ति कहां गया, कोरोना वायरस से ग्रसित होने के बाद वो जब ठीक हुआ तो वो कहां कहां गया, या कौन कौन से ऐसे लोग थे जो कोरोना वायरस इधर उधर फैला रहे थे और उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, उनको भी क्वारंटाइन करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। कुल मिला के इस चीज को सरल बनाने जा रहा है भारत और इजराइल कि किस प्रकार से चाइना वायरस ग्रसित लोगों को ट्रैक किया जाना है। वहीं पाकिस्तान की तैयारी की बात की जाए तो पाकिस्तान बड़ा खुश है और अपने आप को लकी महसूस कर रहा है कि चाइना से उसने ऑलरेडी मेडिसिन प्रोक्योर कर रखा है और चाइना उसको प्रेफरेंस देने वाला है। वो तब ज्यादा अपने आप को लकी महसूस करेंगे जब चाइना का दिया हुआ यह वायरस उनके देश को एक एपिसेंटर बना देगा और एक केंद्र बना देगा इस चाइनीज वायरस को फैलाने वाला। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने आप को तब लकी महसूस करता हो जब वो दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो। लकी आदमी तब महसूस करता है जब वो खुद पर डिपेंडेंट हो, खुद किसी चीज को रोक या कर सकता हो। जिस प्रकार से भारत भी चाइना की हेल्प तो जरूर ले रहा है, पर भारत कभी भी अपने आप को लकी महसूस नहीं कर रहा है और भारत खुद के बल पे इस बीमारी से जहां तक हो सकता है लड़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अभी 1500 लीटर सैनिटाइजर बनाया है केरल के लिए और कुछ 30,000 लीटर सैनिटाइजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या अन्य भारत की जो असला बनाने वाली कंपनियां हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो इस तरह से भारत लड़ रहा है, केवल चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है। यह मैं मानता हूं कि पिछले 5 दिनों में कुछ 68 फ्लाइट चाइना की तरफ गई हैं और वहां से मटेरियल लेकर आई हैं। जो मेडिकल के मटेरियल्स हैं वो भारत लेके आए हैं, पर भारत एटलीस्ट ये प्रयास कर रहा है कि चाइना पे बिना डिपेंडेंसी के हम इस वायरस से किस प्रकार से लड़ सकते हैं। और भारत कभी भी अपने आप को लकी महसूस नहीं कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि ये चाइना का फैलाया हुआ वायरस है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी भारत की तर्ज पे ही एक फंड रेस कर दिया है और ये कहा है कि लोगों से उस पर वो दान दे। तो ये पाकिस्तान को के पीएम को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे देश के 2 क्रिकेटर हैं जो उनके लिए ऑलरेडी फंड रेज कर रहे हैं। इनमें युवराज सिंह और हरभजन सिंह का नाम आता है, आप सभी लोग जान रहे होंगे। और शाहिद अफरीदी के लिए उनकी एक ट्रस्ट के लिए यह फंड रेज कर रहे थे। ये वही शाहिद अफरीदी है जो कि कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा भारत के विरोध में बोलता है और इसके DGISPR जो पुराने गफूरे के अच्छे ताल्लुकात हैं और कई बार हमें फोटोज भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे देश वाले फंड रेज कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए हो रहा है, पर ये जो फंड रेज होगा वो ह्यूमैनिटी में खर्च नहीं होगा, वो हमारे देश में बम फोड़ने के लिए होगा। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम किसके लिए फंड रेज कर रहे हैं और इस पे हमें सोच विचार के ही कुछ बोलना चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।